गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज से 1 या 2 हफ्ते पहले जो दूसरी वाली 10th है ना, उसमें शायद एक बच्चे ने कहा था कि बातें करते टाइम जब भगवान कृष्ण की बात हो रही थी तो उस बच्चे ने कहा था कि 16,000 शादियां हुई हैं उनकी, 16,108 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो उन्होंने कहा इतनी शादी कोई कैसे कर सकता है, तो प्रैक्टिकल ही नहीं है ना, इतनी शादी कोई कैसे कर सकता है, कैसे वो रहेगा लाइफ टाइम उसके हिसाब से। तो चीजें किस तरीके से पर्सोनिफाइड हैं और इंडियन कल्चर को लेके कितने सारे मिसकंसेप्शन है। अगर आप नॉर्मली भी जिसने हिस्ट्री पढ़ी है एनसीईआरटी की ओल्ड हिस्ट्री, तो जब भी आप इंडियन कल्चर की बात करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आती है? कुरीतियां, सती प्रथा है ना, घूंघट प्रथा, बाल विवाह, इस तरीके की चीजें। अब ये सारी चीजें क्या वास्तव में इंडिया कल्चर का पार्ट थी या किसी वजह से आ गई थी? ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा इल्जाम लगता है, जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर एलिगेशन है कि अनसाइंटिफिक हो बहुत ज्यादा, कि जो हमारे कस्टम्स हैं, जो चीजों को हम फॉलो करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अनसाइंटिफिक है। और अनसाइंटिफिक कहने वाला कौन है? अब्राहमिक रिलीजन्स, जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप अनसाइंटिफिक हो जहां पे अभी भी ये लिखा हुआ है कि धरती चपटी है। आपने फ्लैट अर्थर सुना है? यानी अभी भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है यूएसए में जो ऐसे कहती है कि धरती फ्लैट है। रीजनिंग उनकी ये है कि हम पानी ऐसे करते हैं तो फिर वो बह जाना चाहिए अगर गोल होती तो, लेकिन बेकार से उनकी रीजनिंग भी है। तो देखो, इंडियन कल्चर के बारे में अगर हमारी समझ सही नहीं होगी ना, तो फिर हम जैसे वो ब्लाइंडली किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं ना कि यार रिलीजन के बारे में मत बोलो, ऐसे बोलना गलत है, ये हमारी सोच है। लेकिन अगर आपकी क्लैरिटी है दिमाग में कि चीज क्या है, वास्तविकता क्या है, क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में, तो आप दूसरे को भी क्लियर कर सकते हो, है ना। और आपकी जो आर्गुमेंट होंगी वो ज्यादा स्ट्रांग होंगी, जो आप सामने वाले के सामने अपने तथ्य रखोगे वो ज्यादा मजबूत होंगे। तो देखो, थोड़ा मुझे लगा ये चीजें आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। एक राज्यसभा के एमपी हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनकी कुछ बातें सुनी कुछ इधर उधर से, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, ताकि आप जब 12th करके बाहर जाओगे या उससे पहले भी, तो बाहर अगर आपके साथ कोई आर्गुमेंट करता है तो एटलीस्ट आपके पास पॉइंट्स हो, ताकि आप सामने वाले को या तो कन्विंस कर सको या एटलीस्ट कम से कम आर्गुमेंट में तो हैवी साबित हो जाओ। देखो, ध्यान से समझो इसको। इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर्स, जो मैं कहता हूं इंडियन कल्चर, तो उसमें सभी शामिल है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, सभी उसमें इंक्लूडेड है। बात हो रही है कल्चर की, सभ्यता की। तो अगर आप इंडियन कल्चर की बात करोगे ना और वेस्टर्न, इसके अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वेस्टर्न रिलीजन्स के अंदर या कल्चर्स के अंदर रिलीजन वर्सेस साइंस, मतलब जो रिलीजन के अंदर लिखा गया है उसको साइंस नहीं मानती, जो साइंस के अंदर है उसको रिलीजन नहीं मानता। ये बात कर रहे हैं हम वेस्टर्न रिलीजन्स की, और कई बार हम इसी चीज को अपने ऊपर भी थोप लेते हैं, जो कि वास्तविकता ऐसी है। इंडियन कल्चर के अंदर क्या है? इंडियन कल्चर के अंदर जो आपकी साइंस है, ये आपकी निकल रही है धर्म से। तो धार्मिक ग्रंथ है उनका पार्ट है साइंस। ये बहुत ही यूनिक फीचर है। जैसे आपने सुना होगा ना वैदिक मैथ्स, है ना, एक आपने सुना होगा आयुर्वेद। तो इस चीज को समझो आप। उस टाइम पे मैथमेटिक्स और मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिकल साइंस किस चीज का हिस्सा है? धार्मिक ग्रंथों का। और धर्म और रिलीजन, इसका डिफरेंस मैंने पहले भी क्लियर किया है, एक लाइन में अभी भी समझ लो। रिलीजन तो एक तरीके से एक सेट ऑफ रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना है, सही गलत ज्यादा सोचना है नहीं। जो धर्म का लिटरल मीनिंग है, इसका मतलब है ड्यूटी। जैसे कोई प्यासा है, आपने बचपन में सुना होगा, तो घर वाले बोलते हैं कि अरे यार प्यासा है, धर्म का काम है इसको पानी पिला दो। इसको चोट लगी है तो हम बोलते हैं धर्म का काम है इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य हो, जिसको जीवन में धारण करना चाहिए, वो है धर्म। तो अब देखो, इस चीज के कुछ एग्जाम्पल देखो आप।
जैसे पाई है, लिसन, पाई है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारी की सारी चीजें धार्मिक ग्रंथों से निकल रही है, लेकिन आप इनको छोड़ो। लेकिन पूरा वर्ल्ड एटलीस्ट इस बात के ऊपर तो एग्री कर लेता है कि जो जीरो है इसकी खोज इंडिया ने की। तो एटलीस्ट इस बात के ऊपर तो एग्री है कि जीरो की खोज इंडिया में हुई है। वो क्या कहते हैं, जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट ने की जीरो की खोज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की तो आर्यभट्ट से पहले जो शून्यवाद का सिद्धांत था बुद्धिज्म में, वो कहां से आया? शून्यवाद का सिद्धांत बुद्धिज्म में, वो तो आर्यभट्ट से पहले है। और छोड़ो, उससे पहले जो कौरवों की सेना हम गिनती कर रहे थे, और जो भगवान राम की कुंडली है, उसको जब नासा के प्लेनेटेरियम के अंदर, जो प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर है उनका, उसके अंदर डाला, तो उसकी भी एक एग्जैक्ट डेट निकल के आ गई। तो वो सब बिना जीरो के ही हो रहा था क्या? तो सच्चाई ये है कि जीरो आर्यभट्ट ने खोजा नहीं है, तुम्हें पहली बार आर्यभट्ट की किताबों में मिला। जीरो तो हिस्सा है किस चीज का? भारतीय धार्मिक शास्त्रों का ही है ना, वेदों का ही हिस्सा है। तो मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारी की सारी चीजें कहां से निकल रही हैं? धार्मिक ग्रंथों से। अब देखो, इससे बड़ी बात एक और भी है, जीरो की खोज हम ही क्यों कर पाए? भाई जीरो की खोज होना ये एक बात है, लेकिन हम ही क्यों कर पाए? क्योंकि जो हमारे फिलोसोफर्स थे, जो उस जमाने के साइंटिस्ट थे, ऋषि थे, मुनि थे, वो किस चीज की खोज में थे? इंफिनिटी। जो अनंत की खोज में निकलेगा, शून्य की खोज भी वही कर पाएगा। इसको थोड़ा आप एग्जांपल से समझो। सपोज आपके पास सेट ऑफ एनर्जी है 20, ठीक है, आपके पास एनर्जी कितनी है? 20 यूनिट। अब अगर इसको मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आएगा? 1। और अगर इस 20 को मैं डिवाइड कर दूं 10 से तो आंसर कितना आएगा? 2। और इस 20 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से तो आंसर आ जाएगा आपका 4। तो इसमें आप एक पैटर्न देखो, किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं जितने छोटे नंबर से, रिजल्ट में उतना ही बड़ा नंबर आ रहा है। 20 से किया 1, 10 से किया तो नंबर बढ़ गया 2, 5 से किया तो नंबर और बढ़ गया 4। ठीक, तो इसी चीज को करते करते अगर आप 20 को 0 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो यही चीज, इसी की खोज थी। अब देखो, मान लो आपके पास एनर्जी है 20 और आपकी इच्छाएं हैं अनंत। आपको चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स में भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। अनंत इच्छाएं आपकी, बहुत ज्यादा इच्छाएं। तो जितनी एनर्जी आपकी ज्यादा इच्छाओं में डिवाइडेड होगी, उतना ही आपको रिजल्ट, जो आपके अंदर एनर्जी रिमेनिंग बचेगी, जो रिजल्ट बचेगा, वो उतना ही छोटा होगा। जितनी ज्यादा आपकी इच्छाएं होंगी, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी डिवाइडेड होगी, और उतना ही आपके पास एनर्जी जो बचेगी वो कम होगी। अब मान लो आपकी इच्छाएं होगी थोड़ी कम, तो अब आपके पास एनर्जी बचेगी ज्यादा, रिजल्ट आएगा थोड़ा और बड़ा। एनर्जी और कम, अगर आपकी इच्छाएं और कम हो गई तो और ज्यादा। अब सपोज करो ऐसे करते 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 इच्छाएं हो गई 1, आपकी सिर्फ एक ही इच्छा है। तो अब एक इच्छा का मतलब क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 20। यानी कि आपकी 20 की 20 जितनी भी एनर्जी आपके अंदर थी वो सारी की सारी लगेगी उस एक इच्छा को पूरी करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए। तो इसका एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो हमारे पास एक लेंस है, अब सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट अगर पूरी जमीन पे ऐसे गिरती रहेगी तो क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा सरफेस के ऊपर? ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने एक लेंस ले आए, उस लेंस की मदद से हमने सनलाइट को चैनलाइज कर लिया और चैनलाइज करके उसको एक पर्टिकुलर स्पॉट पे डाला, तो अगर आप यहाँ पे पेपर रखोगे तो पेपर में आग लग जाएगी, और सरफेस होगी तो सरफेस ज्यादा गर्म हो जाएगी पहले के मुकाबले। तो उसी तरीके से अगर आपकी सिर्फ एक ही इच्छा है तो आपकी पूरी एनर्जी उस एक इच्छा के लिए लग रही है। अब मान लो आपकी एक इच्छा भी नहीं है, ये वाली सिचुएशन, अगर आपकी एक इच्छा भी नहीं है तो अब आप अनंत हो गए, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो प्रकृति की इच्छा में मिल गई। नो यू आर लिमिटलेस, अब आपकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्योंकि इस खोज में थे, अनंत की खोज में थे, शून्य की खोज में थे, मुक्ति की खोज में थे, इसलिए जीरो की खोज भी हम ही कर पाए।
ठीक है, शून्यवाद की बात हो गई, भगवान राम की बात हो गई। अब देखो, अब प्लेनेटेरियम की बात हुई, स्पेस की बात हुई, तो इसमें थोड़ा और चलते हैं। आपने कभी सोचा है सर्कल के अंदर 360 डिग्री क्यों होते हैं?